हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रौथान जी के स्टडी। आज के वीडियो आपके आगामी एग्जाम जो कि 19 तारीख को कन्या सहायक का है और 12 तारीख को आपको एसआई का एग्जाम है। दोनों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है स्वस्थ, दूसरा है सुसुप्ति, तीसरा है स्वल्प और चौथा है सुलेख। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ। क्योंकि जो स्वस्थ है ये बना होता है स्व प्लस स्थ, इन दोनों को मिलाकर बना हुआ होता है स्वस्थ शब्द। लेकिन जो सुसुप्ति है ये बना होता है सु प्लस सुषुप्ति शब्द से। तो ये हो जाएगी, इसमें हो जाएगी कौन सी संधि? व्यंजन संधि इसमें आ जाएगी। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है स्वल्प, ये भी बना होता है सु प्लस अल्प। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि स्वल्प का जो है संधि विच्छेद कीजिए, तो आप करोगे सु प्लस अल्प। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें आ जाएगी सीधे सीधे यण संधि, क्योंकि ये ल बन जा रहा है। तो जिसमें य र ल होता है वो कौन सी संधि होती थी? यण संधि होती थी। फिर है सुलेख, तो सु प्लस लेख जो कि है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? पहला है संवृत, दूसरा है अर्ध संवृत, तीसरे है वृत्ताकार और चौथा है अवृत्ताकार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वृत्ताकार। जिन भी स्वरों के निर्माण में या जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में जो ओष्ठ है, हमारे ओंठ है, वो गोल हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार कहेंगे। जैसे कि इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे हमारे पास? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, ऐसे शब्द जो होते हैं ये सब हो जाएंगे वृत्ताकार। अब देख लेते हैं कि ये संवृत क्या होते हैं। संवृत वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है लगभग बंद रहता है, उसे कहते हैं संवृत। जैसे कि ई, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, ऐसे जो शब्द होते हैं यहाँ पे हमारा जो मुख द्वार है, मतलब मुंह जहाँ पे खुलता है वो थोड़ा सा बंद रहता है। फिर आते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत मतलब जहाँ की मुख द्वार थोड़ा आधा बंद रहता है, तो ऐसे शब्द होते हैं ए और ओ। फिर वृत्ताकार तो हमने देख लिया। और अवृत्ताकार क्या हो जाएंगे? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जो ओष्ठ है वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं अवृत्ताकार। जैसे कि अ को बोलने में जो है ओंठ जो है गोलाकार नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से आ जो शब्द है उसे बोलने में, तो ये आ जाएंगे अवृत्ताकार। नेक्स्ट है सन्यासी का सही विलोम है। पहला है राजा, दूसरा ग्रस्त, तीसरा भोगी और चौथा ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रस्त। सन्यासी का हो जाएगा ग्रस्त। राजा का विलोम हम जानते हैं, राजा का आ जाता है रंक। भोगी का क्या हो जाएगा? भोगी का हो जाएगा योगी। नेक्स्ट है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला है भूधर, दूसरा है शैल, तीसरा है अचल और चौथा है अधर। तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधर। क्योंकि जो पहाड़ शब्द है इसके पर्यायवाची भूधर, शैल, अचल, साथ साथ जो है शिखर, नग, क्षितिज, नगदी राज और गिरि श्रेणी, ये सब होते हैं पहाड़ के पर्यायवाची। लेकिन जो अधर होते हैं, बोलते हैं ना अधरों पर मुस्कान, तो मुस्कान कहाँ पे होती है? होठों पर होती है। तो होठ या ओंठ या ओष्ठ जो है ये अधर के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है जल्दी मत करो, धैर्य से काम लो। दूसरा है दूसरों पर परोपकार करना अच्छा है। तीसरा है हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। और चौथा है प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। धैर्यता से नहीं, धैर्य से काम लो। दूसरों का परोपकार करना अच्छा है, दूसरों का नहीं, दूसरों पर परोपकार करना अच्छा है। हम सभी जो है कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, पीस रहे नहीं है, पिस रहे हैं। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करें। तो हमें यहाँ पे जो निरर्थक शब्द है उसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो उसका सीधे सीधे सही संधि विच्छेद आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निह प्लस अर्थक। ये हो जाएगा निरर्थक जो शब्द आता है ना, निरर्थक, इसका सही संधि विच्छेद आ जाएगा निह प्लस अर्थक। नेक्स्ट है अम्बुज व अम्बुद युग्म का सही अर्थ है। पहला है कमल और सागर, दूसरा है पृथ्वी और आकाश, तीसरा है कमल और बादल, चौथा है जल और धरती। तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कमल और बादल। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। नेक्स्ट है किलकित कान्हा गृड रुवनि आवत, मणिमय कनक नंदन के आंगन, बिंब पकरिबे धावत,
में प्रयुक्त रस का भेद है। तो यहाँ पे जो है कान्हा है, छोटा जो कृष्ण है, वो क्या कर रहा है, आंगन में खेल रहा है, कूद रहा है, उसकी किलकारियाँ गूंज रही हैं। तो ऐसे में हमको कौन सा रस है उसका भेद बताना है। पहला है वात्सल्य रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है अद्भुत रस। तो इसमें से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस। क्योंकि जो वात्सल्य है यहाँ पे ना, माता पिता का जो प्यार होता है वो झलक रहा है। क्योंकि ये नंद जो है ना, नंद के आंगन में नंद बाबा जो है अपने बच्चे पे क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि कितना प्यारा मेरा बच्चा लग रहा है कान्हा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वात्सल्य रस। जो ये रस होते हैं इनके स्थायी भाव होते हैं कुछ, वो भी जान लेते हैं साथ साथ। जैसे वात्सल्य रस है तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका स्थायी भाव होगा वात्सल्य या वत्सल। जो शांत रस है इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो इसे याद रखना है आपको, निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव होता है। फिर साथ में आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक जो है किसका स्थायी भाव है, तो करुण रस का। और एक दिया है यहाँ पे अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जो पत्र विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से विदेशी शासनों को प्रेषित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। पहला है अनुस्मारक, दूसरे हैं मितव्यय पत्र, तीसरे हैं परिपत्र और चौथा है शासकीय तार। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मितव्यय पत्र। जो हमारे पास विदेश में जो दूतावास होते हैं ना, उनके माध्यम से विदेशी शासनों को, मतलब जैसे कि अमेरिका में कोई दूतावास है और अमेरिका के शासन वालों को हमको प्रेषित करना है वो पत्र, तो उनको हम कहते हैं मितव्ययी पत्र। साथ में जान लेते हैं कि अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं। तो स्मारक से ही पता चल रहा है कि क्या कराना है, इसको स्मरण करना है, तो स्मरण पत्र को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। और परिपत्र क्या होते हैं, जो कि अनेक परिस्थितियों को एक साथ भेजे जाने वाला पत्र होता है, उसे परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, समश्रु शब्द का तद्भव होगा। पहला है मूछ, दूसरा है अश्रु, तीसरा है आंसू और चौथा है ससुर। तो इसका तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूछ। समश्रु शब्द का तद्भव क्या आ जाएगा यहाँ पे, मूछ। और अश्रु शब्द का आप जानते हैं, अश्रु का क्या हो जाता है, आंसू हो जाता है। और ससुर तो खुद में ही एक तद्भव है। नेक्स्ट है, ईदगाह निम्न में से किसकी रचना है। तो ईदगाह कहानी हमने पढ़ी है बचपन में, जो एनसीईआरटी में हमारी थी। पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है निराला और चौथा है प्रेमचंद। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन थे, प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह जहाँ पर कि ईद मनाने जाता है वो बच्चा, और फिर अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता था, उसको दादी 2 रुपये दे देती थी खाने के लिए, याद होगा आप लोगों को। बस आपको इतना याद रखना है कि ये रचना किसकी है, प्रेमचंद की। प्रेमचंद की और रचनाएं भी देख लेते हैं, जैसे कि कफन, गोदान, निर्मला, गबन, 2 पहलों की कथा हमने सुनी थी, पूस की रात, नमक का दारोगा एक कहानी है एनसीईआरटी में, और शतरंज के खिलाड़ी, रंगभूमि, बहुत सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद की। तो कुछ आप याद कर लेना इनमें से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से गढ़वाली लोकोक्ति सुमेलित नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना है। पहला है, 9 रत्ती 3 त्वाल का अर्थ है कि अनुमान लगाना। दूसरा है कि ताते खूब जई मरु, जल्दीबाजी करना। तीसरा है, घर पिनाऊ बण पिनाऊ, हर जगह एक ही चीज़ सुनाई देना। चौथा है कि पिनौक पाता को पानी, मतलब इसका अर्थ है कि पानी भर लाना। तो इसका जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 4, जो पिनौक पातक, मतलब जो पिनालू का पत्ता होता है ना, मतलब जो अरबी का पत्ता होता है, उसमें जब हम पानी, आपने कभी देखा होगा कि अरबी के पत्ते में पानी जो है ना टिकता नहीं है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि इसका अर्थ पता है क्या है, कि इधर की बात उधर करने वाला इंसान, जैसे मतलब वो उसमें पानी इधर उधर गिरता रहता है ना, पानी की बूंद, वैसे ही इधर उधर बात करने वाला इंसान वो होता है इसका मतलब पिनाऊ पाता को पानी। बाकी ये तीनों बिल्कुल सुमेलित हैं, जैसे कि 9 रत्ती 3 त्वाल, इसका मतलब होता है कि अनुमान लगाना। और ताता खुई जवी मरु, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ताती है, जल्दी है, तो जल्दीबाजी करना। और घर पिनाओ बण पिनाओ, मतलब वही बात घर में, वही बात क्या बोलते हैं, बण मतलब होता है जंगल, हर जगह एक ही बात सुनाई दे रही है। और पिना पात का पानी तो समझ गए आप लोग कि इसका अर्थ क्या होता है, इधर की बात उधर करने वाला इंसान जो होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। पहला है, विरासतों की खोज, हेमचंद्र सकलानी। दूसरा है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, जय सिंह रावत। तीसरा है, जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, टीकाराम शाह। और चौथा है, युद्ध की प्रकृति, लेफ्टिनेंट जनरल HB काला। तो ये जो चारों को हमको सुमेलित करना है, जो ये चारों को चारों बिल्कुल सुमेलित हैं। विरासतों की खोज जो रचना है, उनके रचनाकार हैं हेमचंद्र सकलानी।
जो उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास है, इसके रचनाकार हैं जय सिंह रावत। और जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ इसको लिखा है टीकाराम शाह ने। और युद्ध की प्रकृति ये लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल एच.बी. काला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरोध में गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि गढ़वाल यूनियन का गठन कब हुआ था। तो 1901 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। और किसके विरोध में हुआ था? तो कुली बेगार प्रथा के विरोध में। फिर कह रहा है कि जिसने 1905 में, मतलब जो गढ़वाल यूनियन है, इसने क्या किया, 1905 में गढ़वाली नामक मासिक पत्रिका निकाली। तो इसका जो प्रकाशन हुआ और जो इसके प्रथम संपादक कौन थे? पहला है पंडित गिरिजादत्त नैथानी, दूसरा है सदानंद कुकरेती, तीसरा सोबर सिंह जीना और चौथा है विक्टर मोहन जोशी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित गिरिजादत्त नैथानी। ये थे गढ़वाली नामक मासिक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। अगर पूछा जाएगा कि जो गढ़वाली थी उसे कब प्रकाशित किया गया, तो 1905 में। और प्रथम संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी। इससे आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं एक एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? पहला है पीसी जोशी, दूसरे हैं राम सिंह धोनी, तीसरे हैं फेडरिक स्मेटा और चौथे हैं फ्रैंक स्मिथ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फेडरिक स्मेटा। फेडरिक स्मेटा को कहा जाता है द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और फ्रैंक स्मिथ तो आप जानते हैं कि ये फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, कि इन्होंने उसकी खोज की थी ना, फूलों की घाटी की, इसलिए। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है कि कौन सा जो संस्थान है वो कहाँ पर है। पहला है ग्राम्य विकास संस्थान पिथौरागढ़, दूसरा है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम रुद्रपुर, तीसरा है कि कृषि एवं अनुसंधान केंद्र नैनीताल और चौथा दिया है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। तो जो ग्राम्य विकास संस्थान है ये है आपके रुद्रपुर में, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम ये है पिथौरागढ़ में, कृषि एवं अनुसंधान केंद्र तो ये है चंपावत में, और वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी तो ये है नैनीताल में। तो इस तरीके से आपको इसको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं बताना है हमको। पहला है बुढ़िया ताल नृत्य, ये जो है जौनसारी समाज में विवाह और जन्मोत्सव के समय किया जाता है। दूसरा है कि लंगवीर नृत्य, जो है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है। तीसरा है कि छोपती नृत्य, जो कि संवाद प्रधान नृत्य है। और चौथा है यहाँ पे घुघुती नृत्य, इसमें बोल रहा है कि यह केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो घुघुती नृत्य है ये गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, न कि केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? पहला है चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, दूसरा है चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, तीसरा है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, चौथा है चमोली, देहरादून और नैनीताल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, गढ़वाल। तो हमें पता है कि जो पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग में कौन कौन से 5 प्रयाग आते हैं। पहला है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और लास्ट है हमारे पास देवप्रयाग। जो ये इनकी स्थिति है उनमें से जो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, और जो देवप्रयाग है वो है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आती है अलकनंदा नदी, जो कि आपके सतोतपंत हिमानी से निकलती है बद्रीनाथ के पास से, वहाँ से अलकनंदा आती है। उसमें जो सबसे पहला जो प्रयाग है विष्णुप्रयाग, यहाँ पे एक नदी मिलती है, उसका नाम है धौलीगंगा। दूसरा जो है, तो अगर पूछेगा कि धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे है, तो आप बताओगे विष्णुप्रयाग में। दूसरा जो है ये है नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है नंदाकिनी नदी। फिर तीसरा है हमारे पास, तीसरा आता है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से मिलती है कौन? पिंडर नदी। और फिर चौथा है हमारे पास रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जो है मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है ये निकलती है कहाँ से? ये आती है केदारनाथ से, केदारनाथ के जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। फिर ये अलकनंदा आगे बहती हुई आती है और यहाँ पे देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी, भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे अभी। ये जो है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बना देती हैं? ये बनाती हैं गंगा, और इस स्थान को कहते हैं हम देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सुमेलित कीजिए। पहला है चमोली मत्स्य, दूसरा है बागेश्वर कीवी फल, तीसरा है चंपावत तेजपत्ता मसाले और चौथा है देहरादून बेकरी। तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। एक जिला एक योजना के तहत जो भी उत्पाद बनाए गए हैं उनमें ये चारों बिल्कुल सही है। साथ ही साथ और जिलों के उत्पाद भी देख लेते हैं, जैसे कि हरिद्वार में मशरूम, उत्तरकाशी तो सेबों के लिए प्रसिद्ध है, तो सेब और उसके उत्पाद, अल्मोड़ा जो है वो आम और खुबानी के लिए, टिहरी में अदरक और रुद्रप्रयाग की चौलाई बहुत फेमस है, चौलाई के लड्डू, और जो पिथौरागढ़ है पिथौरागढ़ की हल्दी और नैनीताल के फल, ये सब आते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए उत्तराखंड के किस शहर में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? पहला देहरादून, दूसरा रुड़की, तीसरा हरिद्वार और चौथा रुद्रपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रुद्रपुर। रुद्रपुर में जो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ई वेस्ट हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जितना भी ई कचरा आता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स होते हैं उनसे निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो बनाया जा रहा है संयंत्र, वो कहाँ पे है? रुद्रपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बोगड़ा की स्मृति में प्रदान किया जाने वाला हिम प्रहरी सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है? पहला है स्वर्गीय कुंवर प्रसून, दूसरे है स्वर्गीय मंगसिरी देवी, तीसरा है कि दोनों को और चौथा है लीलाधर जलोड़ी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को। जो हिम प्रहरी सम्मान है, पहला तो यही जान लेते हैं कि यह किसकी याद में दिया जाता है। तो ये स्वर्गीय सुंदरलाल बोगड़ा जी जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित थे, उनकी याद में दिया जाता है। और ये एक क्या थे? पर्यावरणविद थे। और इस साल दिया गया है स्वर्गीय कुंवर प्रसून को और स्वर्गीय मंगसिरी देवी, इन दोनों को दिया गया है हिम प्रहरी सम्मान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये हैं सारे गोरखाकालीन कर। कभी कभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि सलामी, पुंगाड़ी, तिमारी, सायर ये क्या है, तो आप बताओगे कि ये कर के प्रकार हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके इनको। पहला है यहाँ पे सायर कर जो है सीमा व चुंगी कर, दूसरा है तिमारी कर जो कि सैनिकों को देय होता था, तीसरा है सलामी कर जो कि एक प्रकार का नजराना होता था गोरखा काल में जब गोरखाओं का शासन था उत्तराखंड में, चौथा है पुगाड़ी कर। पुगाड़ी कर शादी विवाह के समय में देने वाला कर। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है पुगाड़ी कर, यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शादी और विवाह के समय में जो दिया जाने वाला कर था वह था टीका भेंट। तो कभी कभी सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है कि जो टीका भेंट कर था वो कब दिया जाता था? तो शादी विवाह के समय में दिया जाने वाला कर था। जो पुगाड़ी है, ये पुगाड़ी जो है ये था सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उस टाइम पे, गोरखा काल में जो सैनिक होते थे ना उनको वेतन देने के लिए पुगाड़ी कर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, यदि फीड का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है तो मीट का कोड क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है फीड, तो देख लेते हैं कि जो एफ़ है वो कौन से नंबर पे आता है। तो एफ़ जो है वो 6 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है और ये 5 पे आता है, तो ये कितने में आ जाएगा? ये 4 पे आ जाएगा, क्योंकि डी जो है ई से पहले आता है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो सीधे सीधे हमारे पास कुछ बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 को जो है 2 से गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। जो 5 है इसको 3 से गुणा कर लेंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा। और फिर जब ये 4 है इसको तो 4 से गुणा कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा। जब इन सब को प्लस करूँगी 10 और 6 16, 16 16 32, 32 और 15 कितना हो गया हमारे पास? 47। तो ये कितना आ गया? 47 आ गया। तो इसका तो हमें समझ आ गया कि ऐसे आया है। फिर देख लेते हैं ट्री। जो ये ट्री है, टी जो है ये आता है 20वें स्थान पर, आर जो है ये आता है 18वें स्थान पर, और ये तो हमें पता है कि 5वें स्थान पर आता है। जब 20 को 1 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, और 5 से 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। तो 20 और 20 हो जाएगा 40, 40 और 30 हो जाएगा 76, और 76 और 15 कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो इसका भी सीधे सीधे आ गया हमारे पास 91। तो अब हमें पता चल गया कि मीट जो है कैसे निकलेगा। तो जो MEET, तो क्या कर लेंगे? M जो है ये कितनेवें स्थान पे आता है? तो ये 13वें स्थान पे आता है।
जो ये 5 है, जो ये ई है ये आता है 5वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर, और टी हमें पता है कि ये आता है 20वें स्थान पर। तो ये जो 13 है इसको 1 से गुणा कर लेंगे, 5 को 2 से, 5 को 3 से, और 20 को 4 से गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? 20 चौको आ जाएगा 80, 5 तिया आ जाएगा 15, 5 दूने का 10, और 13 आ जाएगा यहाँ पे। जब इन सब को प्लस करेंगे तो इन सब को प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 और 10 90, 90 और 10 100, और 100 और 10 कितना आ जाएगा? 110, 110 और 5 15 और 3 18। तो सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पे 118। 118 जो है मीट का कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे? तो हम जानते हैं जो ऐसा एक होता है ये एक है। जब इसमें इस तरीके से आ जाता है तो ये कितना हो जाता है? 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, तो ये हो गया 5। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसके अंदर वाले को देखेंगे छोटा वाला, तो ये भी हो जाएगा 5। तो लिख लेते हैं 5 और 5, और ये बाहर का जो है एक ये हो गया, एक ये हो गया, +2, तो कितना हो गया? 10 और 2 12। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ग हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। पहला दिया है परिवीक्षा, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा चयन, चौथा है नियुक्ति, और पांचवा दिया हुआ है विज्ञापन, और छठवां दिया हुआ है आवेदन। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले विज्ञापन आता है, फिर उसमें क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद क्या होता है? साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने के बाद क्या होगा? चयन होगा। चयन होने के बाद नियुक्ति होगी, या नियुक्ति के बाद परिवीक्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 6 24 60 और क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? तो यहाँ पे पहले हमको दिया है 0, फिर दिया है 6, फिर दिया है 24 और फिर दिया है 60, और पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो 0 से जब हम 6 जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? 6। 6 से जब हम 24 जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे 18 बढ़ जा रहा है। 24 से जब 60 जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? यहाँ पे 36 हो जा रहा है। तो हम जब 6 से 18 जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ जा रहा है? 12। 12 के बाद जब हम 18 से 36 जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ जा रहा है? 18। तो ये 12 6 की टेबल जो है रिपीट हो रही है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 24 प्लस कर लेंगे 36 में। जब 36 में हम 24 प्लस करेंगे तो 6 4 10, हाथ से लगे 1 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो जब ये जो है 60 जो है हम जब 60 से प्लस करेंगे, 60 और 60 कितना होता है? 120 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, 120। 120 जो है ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की निम्न 2 स्थितियों को दिखाया गया है। अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा बताना है। तो ये वाला मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर करा लेती हूँ। जब ऐसे दिए हुए होते हैं तो आपको सीधे सीधे क्या करना है ना, सेम डिजिट को ढूंढना होता है। तो इसमें सेम डिजिट क्या है? 3 है, और 3 को 3 के नीचे लिख दो। फिर इसको इस तरीके से घुमाओ तो 3 के आगे 1 और 5 आ जाएगा। ये वाला जो 3 है उसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा 2। तो जो 2 है उसके विपरीत आ जाएगी 5। विपरीत संख्या जो है वो निकल आएगा यहाँ से, ये है 5। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आ जाएगा इसका सही आंसर 5। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पहला है 21वें, दूसरा है 41वें, तीसरा है 30वें, और चौथा है 71वें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था कि सिंधी जो है, सिंधी इसको 8वीं अनुसूची में, हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, और जो है अलग अलग टाइम पीरियड में इनको जोड़ा गया है। जो सिंधी है उसे जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 में। जो 71वें संविधान संशोधन 1992 था, इसमें जोड़ी गई थी 3 भाषाएं। तो उनको भी याद रखना है आपको। 71वें में कौन कौन सी भाषाएं थी? वो कोंकणी, दूसरी थी मणिपुरी, और तीसरी थी यहाँ पे नेपाली। तो ये भी याद रखना है आपको कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है ये थे 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। एक और संविधान संशोधन हुआ था 92वां, 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 में।
और इसमें जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। 92 में क्या याद रखना है आपको, 4 भाषाएं। ये थी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। क्या क्या थी ये? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92 में। 71वें में कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और जो 21वां है उसमें सिंधी जोड़ी गई थी। तो इसको आपको याद रखना है इतना। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र में प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्रों को पहचानना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डुलुथ मेसाबी रेंज, जानते हैं हम अमेरिका में है, और वर्मिलियन। तो ये तीनों के तीनों आ जाएगा इसका सही आंसर। मेसाबी, डुलुथ और वर्मिलियन ये थी प्रमुख लौह अयस्क खदानें किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है शिपकिला, भारत और चीन। दूसरा है नाथुला, सिक्किम और भारत। तीसरा है उमिंग ला दर्रा, पेंगोंग झील और लेह। चौथा है बारालाचा पास, हिमाचल और लेह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाथुला। नाथुला जो है सिक्किम को भारत से नहीं जोड़ता, बल्कि ये तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत के कौन से पोर्शन को जोड़ता है? तो तिब्बत में जो चुम्बी घाटी है, इसको याद रखना है आपको, चुम्बी घाटी, इसको जोड़ता है नाथुला। सिक्किम से, सिक्किम जो कि भारत का पार्ट है, उसको जोड़ता है तिब्बत से, तिब्बत की चुम्बी घाटी को। जान लेते हैं शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा भारत और चीन को जो इसकी सीमा है ना, वहाँ पे है। ये भारत और चीन की सीमा की जो चौकी बनाता है शिपकिला दर्रा, ये पहाड़ी दर्रा है। और यहाँ पे सतलज नदी जो है, इस दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। तो आपको शिपकिला से याद रखना है सतलज नदी। जो सतलुज नदी है ना, ये इसी दर्रे से आती है भारत में। फिर आता है उमिंगला दर्रा, ये है पेंगोंग झील और लेह, इन दोनों को जोड़ता है। पेंगोंग झील भी लद्दाख में ही है और लेह भी जो है ये लद्दाख में ही है। इसके बारे में आपको जो है याद रखना है वो है कि ये भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है। सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा अगर पूछा जाएगा तो ये है उमिंगला दर्रा, जो कि लेह में स्थित है। फिर चौथा है बारालाचा पास, जो कि हिमाचल और लेह को जोड़ता है। जो ये बारालाचा है, यह लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। जो लेह मनाली सबसे ऊंचा राजमार्ग जिसे बताया जाता है दुनिया का, उस पर स्थित है बारालाचा पास। और यह जोड़ता है हम हिमाचल को लेह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।